तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने फोर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा। इनर्शिया क्या थी कि कोई भी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। और इनर्शिया किस पर डिपेंड करता था? मास पे डिपेंड करता था। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखा। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखा, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पेशली इनर्शिया पे ही फोकस किया था। उससे जिस पहले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के तीनों लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के तीनों लॉ। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ मोशन। और आज ही हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम क्या बताता है कि कितना आपका मोमेंटम है, आप किस स्पीड से मूव कर रहे हो, आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी क्या कैपेसिटी है, ठीक है ना। एक मेजरमेंट करता है, आपकी मोशन की मेजरमेंट करता है मोमेंटम, कि आप किस स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा लेक्चर क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है, ठीक है ना। उसकी टेंडेंसी है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है। क्लियर है? यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। इसमें इनर्शिया की बात आ रही थी, ठीक है ना। इनर्शिया की यही प्रॉपर्टी थी ना कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाह रहा था। इनर्शिया किसने बताया? गैलीलियो ने बताया, ठीक है ना। इनर्शिया को गैलीलियो ने बताया, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ गैलीलियो के बाद न्यूटन ने क्या किया? फर्स्ट लॉ को बताया, ठीक है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जब तक कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, जब तक उसको चेंज करना नहीं चाहेंगे। यानी अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई ना करें। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन किया? फोर्स को डिफाइन किया। क्योंकि जब तक हम फोर्स लगाएंगे नहीं, उसकी पोजीशन को में चेंज नहीं आएगा। या न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया। फोर्स को डिफाइन किया न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने, ठीक है ना। क्लियर? और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। तो देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? ए बॉडी continues to be at rest or in motion। या तो वो रेस्ट पे रहे या मोशन में रहे। क्लियर है? along ए स्ट्रेट लाइन, इस बात को ध्यान रखना है। along ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग का पहला चैप्टर क्या था? मोशन। तो मोशन हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, और जो फोर्स लगाने के बाद जो मोशन हो रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक बॉडी कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, या तो रेस्ट पे रहेगी और इन मोशन along ए स्ट्रेट लाइन, अनलेस, जब तक इट इज एक्टेड अपॉन, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्टेड अपॉन बाय सम
अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ना, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कहाँ चेंज आएगा, यानी हमको कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि उसकी पोजीशन को चेंज कर सके। अगर रेस्ट पे है तो मोशन में ला सके, या मोशन में है तो रेस्ट पे ला सके। इसलिए मैंने लिखा है बाय सम अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नोट करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है। अच्छा, क्या ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, क्या इनर्शिया के बारे में बता रहा है? इनर्शिया की दो प्रॉपर्टी बता रहा है। इनर्शिया क्या कहता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ और क्या कहलाता है? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? दिस लॉ sometimes also called law of inertia। इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, स्टेट चेंज नहीं होगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। यानी फोर्स कौन डिफाइन कर रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। वो ये कह रहा है ना कि जब तक कि कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक कि उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? नोट लिख लीजिए, नोट, दिस लॉ डिफाइन फोर्स। ये जो लॉ क्या करता है? यही लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, चलो, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेट चेंज नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और यही लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। अच्छा, इनर्शिया के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका था कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पे। और इनर्शिया की यूनिट हम किलोग्राम कह सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। यानी ये लॉ इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोमेंटम के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मोमेंटम कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। नोट करिए। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम होता है उसका मास इनटू किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। क्लियर है ना? वो क्या उसका मास है और उसकी क्या वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो वो मोमेंटम को डिफाइन करता है। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो m इंटू यू होगा। यहाँ पे p क्या डिफाइन कर रहा है? p क्या है? p है हमारा मोमेंटम। पहले समझ लीजिए मोमेंटम क्या है। p मोमेंटम है, u क्या है?
वेलोसिटी है, ठीक है, और m क्या है, मास है। क्लियर है, ठीक है। यानी यहां पे जो मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड कर रहा है और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी यहां पे जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, यानी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। अच्छा, जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होता है, यानी मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा पत्थर है और स्लोप पे है, तो अगर वो नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो एक छोटे पत्थर को रोकना आसान होगा कि एक बड़े पत्थर को रोकना आसान होगा। ऑब्वियसली है कि छोटे पत्थर को रोकना आसान होगा, क्योंकि जो जितना बड़ा पत्थर होगा उतना ज़्यादा मास होगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। क्लियर है। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उस पर उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। यानी मोमेंटम क्या बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ द मोशन बता रहा है ना, कि जितना ज़्यादा मास होगा वो उसमें उतना ज़्यादा मोशन होगा। क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो उसमें मोमेंटम कम होगा, ठीक है। अगर दोनों सेम स्पीड से भागे, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम स्पीड से भागे, तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा आप एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर एक ट्रेन है, हैवी ट्रेन और बहुत स्पीड से जा रही है, तो उसको ब्रेक लगाएगा तो जल्दी नहीं रुकती है, पर वही साइकिल वगैरह है तो थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन का स्पीड भी ज़्यादा होती है और मास भी ज़्यादा होता है। अगर दो ट्रेनें हैं, दोनों की स्पीड सेम रखे हो, एक का मास ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा मोमेंटम होगा तो फोर्स भी हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी मोमेंटम क्या बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ द मोशन बताता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। कौन सा मोमेंटम पढ़ रहे हैं, लीनियर। चूंकि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, इसलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मोमेंटम कौन सा पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। मोमेंटम को किससे डिफाइन कर रहे हैं, पी से। क्लियर। इस पर मैं कुछ और मिलकर कराऊंगा तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। सीधा सा ऐसा समझिए, मोमेंटम क्या है, ये मोशन की क्वांटिटी को बताता है, कोई ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा वो उसमें मोमेंटम होता है। अगर जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ज़्यादा मोमेंटम होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की स्पीड सेम रख दे और एक बड़ा मास है और छोटा मास है और दोनों स्लाइड कर रहे हैं, तो बड़े वाले मास को रोकना में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता था, फोर्स डिफाइन करता था, और ये क्या दिस लॉ डिफाइन करेगा कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्वांटिटी बताएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मोमेंटम से रिलेशन आएगा, और मोमेंटम से जब रिलेशन आएगा तो वो बताएगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ठीक है। इससे पहले हमको मोमेंटम पढ़ना पड़ रहा है। मोमेंटम क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की का मोशन कितना ज़्यादा है, कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो उसकी मेजर करता है मोमेंटम। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया। तो क्या लिखेंगे मोमेंटम की डिफिनीशन, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए मोशन कंटेंट in a body, the total quantity of a motion contained in a body क्या होता है, is called मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए मोशन, कितना ज़्यादा मोशन है वो किसको क्या डिफाइन करता है, उसका मोमेंटम डिफाइन करता है, ठीक है ना। क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इसको एक और डिफिनीशन है, और क्या डिफिनीशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
mass of object and velocity of ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। स्पीकर को बना लीजिए, क्लियर है। चलिए नोट लिखिए। अभी मैंने आपको ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है, एक हैवी मास है और एक का मास कम है, तो हैवी मास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको अगर वो मोशन में है, मोमेंटम क्या बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन में जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा ही हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। यानी ये कह रहा है कि हैवियर बॉडी हैज greater momentum than lighter body if both have same speed। अगर दोनों के पास स्पीड सेम है तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा क्वांटिटी ऑफ मोशन उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना क्वांटिटी ऑफ मोशन जितना ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मोमेंटम, अभी मैंने बताया था मोमेंटम को किसके डिफाइन करते हैं, पी से, लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है, मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी, या कह सकता हूं mv। क्लियर है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन क्या होता है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का ही होता है। ठीक है, चलिए द डायरेक्शन ऑफ momentum is same as direction of velocity of object। ठीक है ना, वही डायरेक्शन होती है मोमेंटम की जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मीटर
सेकेंड पे -1। समझ में आया? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हैवियर द बॉडी, हैवियर द मोमेंटम, एंड हैवियर द मोमेंटम, हैवियर द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है ना? इफ हैवियर द क्वांटिटी ऑफ मोशन देन ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। ओके, लिख लीजिए। एकदम धीरे धीरे मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि चीज़ें क्लियर हो। बेसिक है, आपका 9th है, तो बेसिक जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप लोग 11th में आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और 9th में आप लोग लास्ट में एकदम कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो एक चैप्टर, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, नोट करिए। हो गया? चलिए, इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल लिखते हैं। मोमेंटम पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 किलोग्राम हैज मोमेंटम 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेलोसिटी। नोट करिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए देखते हैं क्या है, पूछा है, वेलोसिटी पूछा है ना, क्या क्या दिया है, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। मास कितना है? 50 किलोग्राम। मोमेंटम कितना है? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है ना, तो फार्मूला हमको पता है, v इक्वल टू क्या होता है? mv। तो v क्या हो जाएगा? p अपॉन m। ठीक, p की वैल्यू रख दो 20, मास की वैल्यू रख दो 50, कट गया, कितना आ गया? 2/5 या 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितनी है? 0.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं मोमेंटम से रिलेटेड, कि एन ऑब्जेक्ट हुज मास m इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ v। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी 4 टाइम्स, अगर हमने क्या किया, वेलोसिटी को 4 टाइम्स बढ़ाया, देन फाइंड द न्यू मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नया मोमेंटम क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर हम वेलोसिटी को 4 टाइम्स बढ़ा दें तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, ये देख रहे हैं। चलिए नोट करिए। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि इनिशियल मोमेंटम है PI, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो गया? m1 v1। यहाँ पे m1 क्या है? m1 हम m मान रहे हैं और v1 को v मान रहे हैं। क्लियर है? तो PI हमारा क्या हो गया? PI हो गया हमारा mv। समझ में आया? ठीक है, जब हमने मोमेंटम को बताना है कब? जब 4 टाइम्स उसकी स्पीड बढ़ गई, यानी हमारा जब दूसरी बार निकालेंगे तो m2 तो m ही रहेगा, मास तो वही है, वेलोसिटी क्या हो गई? जो v2 हो गई वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना,
ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यानी या इसको 1 ले लो, 1 ले लो, इसको 2 ले लो, फाइनल छोड़ो, P1 P2 क्लियर है। तो P2 क्या हो जाएगा, m2 इंटू V2 क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 की जगह पर m रख दूं और V2 की जगह पर 4V रख दूं, समझ में आया। तो P2 क्या हो जाएगा, m इंटू 4V, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा अब देखिए, हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, तो 1 डिवाइडेड बाय, जब 2 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 अपान P2 इज इक्वल टू MV अपान 4MV, समझ में आया। MV से MV कट गया, कितना आ गया, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ P1 हो जाएगा ना, यानी जो नया मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो मोमेंटम होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए स्पीड बढ़ी तो मोमेंटम भी 4 टाइम्स बढ़ गया कि नहीं, 4 टाइम्स बढ़ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object whose mass m is moving with velocity v, if we increase the mass two times and decrease the velocity 1/4 टाइम्स, ठीक है ना। हमने वेलोसिटी को डिक्रीज किया है, कितना टाइम, 1/4 टाइम्स, और मास को क्या किया है, 2 टाइम्स बढ़ाया है। देन फाइंड न्यू मोमेंटम, देन फाइंड न्यू मोमेंटम। नोट करिए, नोट करिए क्वेश्चन को। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने क्या किया कि मास को 2 टाइम्स बढ़ाया और स्पीड को 4 टाइम्स घटा दिया, तो नया मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। देखिए मोमेंटम मैंने P1 माना, m1 और v1, ठीक, क्लियर है। अच्छा m1 क्या है, m1 मान लेता हूँ m है और v1 v है, क्वेश्चन में दिया है, क्लियर है। तो P1 कितना हो गया, mv, यहाँ तक क्लियर। अच्छा जब हमने वेलोसिटी और मास में चेंज किया तो मोमेंटम मान लीजिए P2 हो गया, वो कितना हो गया, m2 और v2 हो गया। यहाँ पे m2 कितना है, m2 है 2m, क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ाया गया है, और v2 क्या है, v2 है v/4, 4 टाइम्स घटा दिया गया है। तो P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा
2m इंटू v/4, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, mv/2 हो गया ना, देखिए 2 2 जा 4 कट गया, mv/2 हो गया ना, यानी p2 कितना हो गया, mv/2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, डिवाइड कर दें, सिंपल प्रोसीजर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई, जब हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, P1/P2 हो जाएगा। P1 कितना है, mv, और P2 कितना है, mv/2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 2/1 आ गया ना, mv से mv कट गया, यानी 2p2 इक्वल टू P1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, यानी P2 कितना हो गया, P1/2 हो गया, यानी मोमेंटम कितना हो गया, 2 टाइम्स कम हो गया, 2 टाइम्स कम हो गया। क्लियर है ना? देखिए मास तो 2 टाइम बढ़ाने के बाद अगर स्पीड 4 टाइम्स घटा दिए हैं तो मोमेंटम कितना कम हुआ, 2 टाइम्स। मोमेंटम कितना हो गया, सीधा आधा हो गया। मोमेंटम कितना हो गया, आधा हो गया। समझ में आया? नोट कर लीजिए।